नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश भर से जुड़ी अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में दानिश अली शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। किस तरीके से यहां पर तमाम अन्य दलों के नेता आज शामिल हो रहे हैं। लाल सिंह चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में आज विलय हो गया है। नेताओं की ज्वाइनिंग में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। प्रियंका गांधी ने गठबंधन की रणनीति बनाई जिसके तहत इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी की रणनीति के तहत गठबंधन के लिए पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। प्रियंका गांधी ने ये पूरी रणनीति तैयार की है गठबंधन की। और इसके बाद पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इसके साथ ही दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इसके साथ ही लाल सिंह चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तकरीबन एक सप्ताह से ये खबरें चल रही थी कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और इसके साथ ही पप्पू यादव को लेकर भी लगातार खबरें आ रही थी। हालांकि इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस फैसले से पहले भी नाखुश थे और आज जब पार्टी का विलय हो गया है तब भी वो इस फैसले से, पार्टी के इस फैसले से नाखुश हैं। हालांकि आगे इस खबर पर और जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम तक आ रही है उसके मुताबिक पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। और इसके साथ ही चौधरी लाल सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा दानिश अली भी कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं। आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और मंगलवार को कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर चर्चा की गई थी और पार्टी की ओर से अगले 1-2 दिन में जम्मू और उधमपुर सीट के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाई जानी थी। वहीं बीते रोज से देखा जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और आज ये खबर सामने आई है जो पिछले एक हफ्ते से चर्चाओं में बनी हुई थी खबर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। आखिरकार आज इस खबर पर मोहर लग गई है और चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार की अगर बात करें तो पप्पू यादव की पार्टी भी कांग्रेस के साथ विलय कर चुकी है। कांग्रेस में विलय हो चुका है पप्पू यादव की पार्टी का। पप्पू यादव की पार्टी अब कांग्रेस में मिल चुकी है, कांग्रेस में विलय हो गया है। हालांकि इसको लेकर बिहार कांग्रेस से कुछ खास अच्छी खबरें नहीं सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक कि कहीं कुछ नाराजगी है। और आयुषी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से कांग्रेस इस बीच मजबूत होती जा रही है। पप्पू यादव की पार्टी का एक तरफ कांग्रेस में विलय किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ दानिश अली और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नेताओं की ज्वाइनिंग में प्रियंका गांधी का एक बड़ा अहम रोल रहा है और प्रियंका गांधी ने पूरी रणनीति बनाई जिसके तहत गठबंधन किया गया है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में दानिश अली शामिल हो चुके हैं, लाल सिंह चौधरी कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। और आगे बढ़ते हुए बात अब बदायूं की कर लेंगे। बदायूं में 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। मंडी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया है। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव देखने को मिला। भीड़ ने बदायूं शहर में जमकर हंगामा और आगजनी की। घटना की सूचना मिलने के बाद बदायूं के डीएम मनोज कुमार और बरेली आईजी डॉक्टर राकेश सिंह समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बदायूं डीएम के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। आरोपी के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद दोनों भाइयों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जबकि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हत्यारोपी का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। दे देगा दे उसी ने तो बताई थी हमें। आन क्या साल का है? आन 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना। कोई तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या पता बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। तो क्या घर में आया था आपके? क्या मैं तो आया बताना नहीं। मैं पड़ोस में उसकी नाई की दुकान पकड़ने को है दुकान। आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चे को बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग अभी चौकी मौजूद है। इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में सर में लगी है और हाथ। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। और सर जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखुपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एकलौता आरोपी था? एकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है।
फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। सर मामला कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपये मांगे थे जी। ये कहा कि भाभी 5,000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देगा। मान लो कोई कहते हैं भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने। तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए। तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा, बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया। तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा, तो उसने देखा कि भैया को काट रहा है। तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है, अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। तो बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं कांग्रेस ने भी कड़ी निंदा की है। किसने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। भाजपा के अनर्गल आलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का नगर निगम में मेयर है, भाजपा का जिला पंचायत सदस्य है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हजारों लगातार बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर 2-3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है, और वो वहां बैठ के बयानवीर की तरीके से बातें बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं। मैं पूरी तरीके से स्तब्ध हूं, दुखी हूं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का भर्त्सना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। घटना दुखद है। छोटे बच्चों की हत्या इस तरह से निश्चित तौर पे मन को दुखी करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि दूसरे मुलजिम की भी तलाश तेजी से हो रही है और बहुत दिन वो भी कानून के हाथ से बच नहीं सकते। बदायूं दोहरे हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की। ये घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है।
यूपी के बदायूं में आज 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर टीवी 27 न्यूज ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। सुनिए। बदायूं में एक ऐसी घटना आई है जिसमें कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, मदद मांगने गए थे, कत्ल करके आ गए। एक वाकया बदायूं से निकल कर आ रहा है। खैर, पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और एक व्यक्ति को एनकाउंटर में मार भी दिया। इस बच्चे की हत्या की, निर्मम हत्या की मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और हमारी सरकार ने जो वादा किया है कि अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचेंगे, और उसे देखिए आपने कम समय में रहा। और जिसने अपराध किया है वो जघन्य अपराध है। उसे अगर अपराध किया था तो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए था। अब पुलिस के सामने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने देखिए जवाबी कार्रवाई में उससे किया। उसके लिए तो पुलिस ही उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। दूसरी तरफ इतनी बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और इसको लेकर पुलिस छानबीन भी कर रही है, एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के कई नेता इसके खिलाफ राजनीति करते नजर आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो। उनको अपने समय की सरकार को देखना चाहिए था, किस तरीके से भयभीत वातावरण था, अपराधी कैसे घूम रहे थे, किस तरीके से संरक्षण मिल रहा था। उनको अपने समय देखना चाहिए। हमारे समय में तो इस समय अपराधी तो उत्तर प्रदेश से या तो सलाखों के अंदर हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में हैं, और ऐसी छुटपुट घटनाएं जो कर रहे हैं तो उसकी ऐसे ही उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, एक आरोपी एनकाउंटर मारा गया है, दूसरे आरोपी की पहचान की जा रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की गई। कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक उस पर एक्शन होगा? देखिए, हमारी पुलिस, हम लोग तो हर एक व्यक्ति की, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसको हम लोगों ने सुरक्षा देने का वादा किया है, उसे न्याय दिलाने का वादा किया। हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि उस जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की जघन्य हत्या हुई है, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने में हमारी सरकार कामयाब है। धन्यवाद सर, टीवी 27 बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27 नई दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। टीवी 27 न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी एक न एक ऐसी शख्सियत से बात कराते हैं जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में काफ़ी काबिल हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐशबाग थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल जी। उनसे हम बात करेंगे, कुछ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कुछ उनके काम के बारे में जानेंगे। सर, पहले तो टीवी 27 न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहली बात आपकी पर्सनल लाइफ से करते हैं। जिस तरह से आप पुलिसिंग में आए, आपने ये पेशा चुना, क्या प्रेरणा रही, किसकी प्रेरणा रही आप? देखिए सर, पहले मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। वहाँ पर मैं कश्मीर और साउथ में मैंने बहुत काम किया। वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि देश की सुरक्षा के साथ समाज की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, और समाज में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ हम उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाते हैं। इसलिए मैं सीआरपीएफ के बाद में फिर यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस में ज्वाइन किया ताकि समाज की सेवा कर सकूँ। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कोई यदि किसी के घर में कोई पुलिस में है तो वो पुलिस में उसके जो बेटे हैं या फिर परिजन हैं वो पुलिस में जाते हैं। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही? मेरे पिताजी तो मजदूरी करते थे, लेकिन चूंकि मैं मेरे बड़े वाले भैया के साथ रह पढ़ाई किया हूँ, जिन्होंने जीआरपी में इटारसी में नौकरी करते थे, तो उनको देख के मुझे लगा कि मुझे पुलिस में होना चाहिए, और इस कारण मैं पुलिस में भर्ती हो गया हूँ। सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग के दौरान? जब आप ट्रेनिंग में गए, कॉलेजिंग आपने जो अपनी पढ़ाई की उस दौरान? देखिए, पुलिस की ट्रेनिंग तो बहुत टफ होती है, क्योंकि हमारा सब कुछ जो होता है वो पढ़ाई लिखाई बेस जो होता है वो लिखा पढ़ी पर ही बेस होता है, और सारी हमें केवल लिखा पढ़ी के बेस पर आरोपी को सज़ा दिलाना है, न्यायालय में उनको आरोप सिद्ध करने हैं, आरोपी को सज़ा दिलाना है। तो सारा कुछ फिजिकल की बजाय लिखा पढ़ी पर ही बेस रहता है। तो ट्रेनिंग में भी हमें सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है ताकि कोई भी आरोपी आपकी लिखा पढ़ी से बच न सके। सर, एक कोई ऐसा केस जो आप कभी नहीं भूल सकते अपने जीवन में? देखिए, एक बीच चौराहे पे, अभी 2021 की बात है, बीच चौराहे पे एक वृद्ध को 4 नवयुवकों ने मारा हुआ था। तो बड़ा ही हृदय विदारक घटना थी, जिसमें पूरे चौराहे पर सभी लोग इकट्ठे थे और 4 लड़कों ने एक वृद्ध को मारा। तो बड़ा टिपिकल मामला था कि हमें उसमें सिद्ध करना है, और उसमें सारे गवाह मुकर गए थे कि हमने कुछ भी नहीं देखा हुआ है। चूँकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी रही, लिखा पढ़ी इतनी अच्छी रही कि सभी व्यक्तियों को 14-14 साल की आजीवन कारावास की सजा हुई।
तो मेरे लिए बड़ा अच्छा केस रहा है वो। थोड़ा सा एक केस के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरह से ट्रेस किया, कोई ऐसा केस आपके जीवन में हुआ हो जो काफ़ी टिपिकल रहा हो आपके लिए और काफ़ी मुश्किल लगी हो उसको ट्रैप करने की? देखिए, पुलिस विभाग में करीबन 15 साल में बहुत सारे ऐसे केस हुए जिनमें कई सारी मुश्किलें सामना करना पड़ा है। एक कोरोना के समय हमारे जब मैं सिवनी में पोस्टेड था, तो वहाँ से हमारे ऐसे लगातार ट्रक चोरी हुए थे, 2 ट्रक चोरी हुए थे। तो 2 ट्रक चोरी के लिए हमें लगातार ग्वालियर, चंबल और दिल्ली तक हमें जाना पड़ा था। तो वो बड़ा क्योंकि कोरोना में कोई भी हमें नहीं मिल रहा था, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, होटल नहीं थी, रुकने के लिए बड़ी समस्या थी, फिर भी हमने 2 ट्रक बड़ी मुश्किल से जब्त करे, तो में बड़ा अच्छा केस था वो। इससे पहले सर कहाँ-कहाँ सेवाएँ दी हैं? मैंने 2003 में एक मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज्वाइन किया था नाकेदार की पोस्ट पर। उसके बाद मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर रहा और 2010 से वर्तमान में पोस्ट पर हूँ पुलिस में। फॉरेस्ट नाकेदार से सब थाना प्रभारी तक का सफ़र, कितनी दिक्कतें देखने को मिली आपको अपने जीवन में? देखिए, वन विभाग में जंगल ही जंगल हुआ करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था जंगल में रहना, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि मैं किसी और लायक भी हूँ। तो फिर मैंने तैयारी करी। फिर जब मैं वापस एसएससी के थ्रू सीआरपी में पहुंचा, तो फिर लगा कि वहाँ पर भी बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन कंटिन्यू मूवमेंट होने के कारण मैं पारिवारिक सुख नहीं ले पा रहा था, जिस कारण मुझे लगा कि वापस मुझे शहर में और यहाँ वापस अपने प्रदेश में आना है। तो फिर तैयारी करी और फिर मैं मध्य प्रदेश चयन हुआ पुलिस में। सर अगर बात की जाए पुलिसिंग की, तो जिस तरह से आप कई जगह रहे, लेकिन वहाँ पर कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं थी। अब आप भोपाल आ गए, कमिश्नर प्रणाली लागू है। क्या लगता है कितना अंतर है दोनों में? देखिए, अंतर तो यहाँ सभी जो जहाँ हम दूसरे जिलों में जहाँ कमिश्नर प्रणाली नहीं है, वहाँ पर हमें छोटे-छोटे कामों के लिए दूसरे विभागों की मदद लेनी पड़ती थी। यहाँ पर हमें लगता है कि भई चलिए, जो आरोपी को यदि जेल पहुँचाना है, तो हम अपने अधिकारियों से बात करके उनको जेल पहुँचा देते हैं। जहाँ हमें बाउंड ओवर कराना है, वो बाउंड ओवर हो जाते हैं और जो भी हमें मदद होती है, वो सब हम विभाग से मदद हो जाती है। ये बहुत अच्छी प्रणाली है कमिश्नर प्रणाली। सर ऐशबाग थाने की बात की जाए, तो एक आदर्श थाने के रूप में कमिश्नर साहब ने मैसेज दिया था कि कोई भी आएगा, यदि कोई शिकायत करने आता है, फरियादी कोई आता है, तो उसको सुविधाएँ दी जाएँगी, रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। तो क्या अपने थाने में क्या स्थिति है उसकी? बिल्कुल, हमारा बिल्कुल प्रयास है कि जैसे ही कोई आता है, तो उस पुलिस में हमने सबको बता रखा है कि सब उनकी सुने, क्योंकि सुनने से बहुत सी समस्याएँ लोगों की हल हो जाती हैं। हमने हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी को बता रखा है कि जो भी हमारे थाने में आता है, तो एक तो आगंतुक में बढ़िया बिठा लें, पानी पिलाएँ, संभव हो तो चाय पिलाएँ और शांतिपूर्वक उनको सुनें। और जो रजिस्टर रखे हुए हैं, जो व्यक्ति आते हैं एंट्री करके जाते हैं कि कैसा हमारे यहाँ थाना रहा है, तो वैसा दिवस बड़ा अच्छे से पालन किया जा रहा है। सर ऐशबाग थाने की यदि हम बात करें, तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। कई सारे जो अपराध हैं, वो यहाँ घटित होते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए ऐशबाग थाना? बिल्कुल, चूँकि मैंने 5 दिन ही हुए यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, ऐसा महसूस हो रहा है चुनौतीपूर्ण थाना तो है, लेकिन यहाँ पर बदमाश भी हम मान सकते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर कड़ा शिकंजा रहेगा, वो कोई बदमाशी नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर बहुत सारे नकबजन हैं, बहुत सारे चाकूबाज हैं, तो लगातार उन पर हम कार्रवाई करते रहते हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उनको भय व्याप्त है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। इसलिए यहाँ पे अभी अपराध बहुत कम हो रहे हैं और हम चाहते भी बहुत कम अपराध हों, सभी अपराध कम से कम हों और लोग अपराध ना करें। ऐसे अपराधियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा खौफ पुलिस का होना चाहिए अपराधियों के लिए और आम आदमी के लिए पुलिस सबसे अच्छी होनी चाहिए। त्योहार पास में है, होली भी है, लोग और लोकतंत्र का सबसे महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि चुनाव भी है। किस तरह से मैनेज होगा पुलिसिंग? बिल्कुल, पुलिस सब व्यक्ति के साथ में है, निष्पक्ष रूप से कानून का पालन किया जा रहा है और निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया भी कराई जाएगी। सभी लोग शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान करें, यही सबसे अपेक्षा है। सर एक व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा, जैसे कई सारे केस आपने सॉल्व किए हैं, कभी आपको लगा कि कोई ऐसा केस आपने सॉल्व किया हो जो कानून के दायरे में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप चाहते हो, मतलब आपको लगा हो कि ये गलत है, लेकिन आपको गलत मतलब करना पड़ा हो केस रजिस्टर? देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन कई बार भावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हमने एक एनडीपीएस का केस किया हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के खेत में गांजे के पौधे खड़े हुए थे और उस खेत मालिक की उम्र करीबन 70 साल के आसपास थी। तो बड़ा अच्छा नहीं लगा था कि हम उसे आरोपी बना, लेकिन चूंकि नियम है कि जिसके खेत में गांजा उगता है उसमें आरोपी बनाना पड़ता है, तो बस वहाँ थोड़ी सी भावनाएं थोड़ी तकलीफ दे होती है, लेकिन चूंकि कानून तो कानून होते हैं, कानून का पालन करना पड़ता है। सर महिलाओं की बात की जाए तो सरकार भी महिलाओं को लेकर काफ़ी प्रयास कर रही है। थानों में क्या व्यवस्था की है, यदि कोई छेड़छाड़ की शिकायत आती है या फिर किसी महिला की कोई शिकायत आती है, तो कितना तत्पर कार्रवाई करते हैं? क्योंकि आप थाना प्रभारी हैं और थाना प्रभारी तो सबसे पहले उस पर जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे थाने में 3 चार्ली जो लगातार 24 घंटे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। चाहते हो, मतलब आपको लगा हो कि ये गलत है, लेकिन आपको गलत मतलब करना पड़ा हो केस रजिस्टर? देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन कई बार भावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हमने एक एनडीपीएस का केस किया हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के खेत में गांजे के पौधे खड़े हुए थे
और उस खेत मालिक की उम्र करीबन 70 साल के आसपास थी। तो बड़ा अच्छा नहीं लगा था कि हम उसे आरोपी बना, लेकिन चूंकि नियम है कि जिसके खेत में गांजा उगता है उसमें आरोपी बनाना पड़ता है, तो बस वहाँ थोड़ी सी भावनाएं थोड़ी तकलीफ दे होती, लेकिन चूंकि कानून तो कानून होते हैं, कानून का पालन करना पड़ता है। सर, महिलाओं की बात की जाए तो सरकार भी महिलाओं को लेकर काफी प्रयास कर रही है। थानों में क्या व्यवस्था की है? यदि कोई छेड़छाड़ की शिकायत आती है या फिर किसी महिला की कोई शिकायत आती है तो कितना तत्पर कार्रवाई करते हैं? क्योंकि आप थाना प्रभारी हैं और थाना प्रभारी तो सबसे पहले उस पर जिम्मेदारी। देखिए, हमारे थाने में 3 चार्ली जो लगातार 24 घंटे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। प्राथमिकता है कि जैसी कोई महिला या कोई बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो तत्काल हम उन बदमाश को, आरोपी को तत्काल थाने बुला के वैधानिक कार्रवाई करते हैं। संभव होता है तो जेल पहुंचाते हैं, जैसा भी संभव होता है वैसे हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक बिल्कुल जैसे बच्चों के साथ या कुछ होता है तो बिल्कुल हम कड़ी कार्रवाई ही करते हैं, उसमें बिल्कुल छोड़ते नहीं है। सर, देखा जाए तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी, हालांकि कमिश्नर है, एसपी है, काफी बड़ी बॉडी है, लेकिन कोई भी घटना घटित होती है तो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी पहले तय की जाती है। अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से निभाएंगे? बिल्कुल सर, हमारा पर्याप्त बल है और सब वैसा मार्गदर्शन हमारे साथ में है, जिम्मेदारी बिल्कुल निभाएंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे गढ़वाल जी, उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं पूरी तरह से निभाई जाएंगी और पुलिसिंग सख्त की जाएगी। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़ भोपाल।